जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप लोग भी बताएं कि आप सब कैसे हैं। गुनगुन सिंह, परमेश्वरी कुमारी, सौरभ राठी, सोनम कुमारी, अभिषेक झा, खुशी, राहुल, श्री कृष्णा जियानी, विनोद कुमार वर्मा, सायना हेडिया, रोहित, हेमंत, अनुराग पांडे, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री को, जिसमें हमने आपसे कहा था आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। विदेशी कंपनियों के आगमन की बात हम कर रहे थे और आज हमारा टॉपिक होने वाला था बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब। आज हम कक्षा को थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं और थोड़ी ही कक्षा आज हो पाएगी। कारण है कि जब गाड़ी लेके मैं निकला वहाँ से, गांव से, तो गाड़ी में मिला पंचर। और पंक्चर जब मिला तो फिर तो आप जानते ही हो, टायर बदलना एंड ऑल, उसके चक्कर में आज लेट हुए। नहीं तो उठ तो टाइम से ही गए थे और चल भी टाइम से ही दिए। ठीक, तो माफ़ करिएगा आज के लिए। क्या हम आपको बता रहे थे, ये युद्ध हो चुका था बंगाल। बंगाल आप जानते हैं, आज वाला एक तो पश्चिम बंगाल है, तो ये पश्चिम बंगाल नहीं था। अब उस समय के बंगाल को हम कहते थे उड़ीसा, बिहार, आज का बांग्लादेश। ये सब किस क्षेत्र में शामिल था? ये सब बंगाल क्षेत्र में शामिल हुआ करता था। खेती वहाँ अच्छी होती थी और जब अच्छी खेती होती थी तो सबकी नज़र थी उस भूमि पर कंट्रोल करने की। तो सबकी नज़र रही बंगाल पर। ठीक है, आगे लेंगे। चलो, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां। सर, सिलेक्शन शॉट लें या इस क्लास को लें? बच्चों, इस क्लास को मैंने कहा था आपको लाइव लेने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास को सिर्फ आप ऐसे देख लेना एक बार ओवरव्यू के लिए, और साथ में जो मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें बताए उनको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चले। तो बंगाल के नवाब, पहला नवाब कौन था बंगाल का? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है, मुर्शिद कुली खां। इसका नाम मोहम्मद हादी, चूंकि एक कन्वर्टेड व्यक्ति था, यानी पहले ये हिंदू था और बाद में ये मुसलमान हुआ। तो मोहम्मद हादी और सूर्य नारायण मिश्र इसी के नाम है। सन 1700 में ये बंगाल का दीवान बना था। दीवान का मतलब था राजस्व विभाग को देखने के लिए। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई तो उसकी मृत्यु के बाद में जो औरंगजेब का पोता था अजीमुस्सान और मुर्शिद कुली खां के बीच में संघर्ष हो गया। यानी ये उतना सम्मान नहीं करता था जितना औरंगजेब का करता था। इससे अजीमुस्सान बहुत नाराज रहता था और अजीमुस्सान ये देख रहा था मुर्शिद कुली खान धीरे धीरे अपना साम्राज्य वहां स्थापित कर रहा है, खुद को स्वतंत्र कर रहा है। इसके बाद मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, जो राजधानी थी वो ढाका से हटा करके मकसूदाबाद, मुर्शिदाबाद बना ली, क्योंकि ढाका पर मुगलों का ज्यादा कंट्रोल था। सन 1770 में क्या हुआ? 1717 में आपका, 1770 बोल रहा हूँ सर, 1717 में इसको फर्रुख शेर ने बंगाल का सूबेदार बना दिया। तो दीवान किसके समय पर बना? मैंने मुगलों की एक व्यवस्था आपको बताई थी। बोलेंगे जी, दीवान किसके समय बना था? औरंगजेब के समय। और आपका सूबेदार किसके समय बना? फर्रुखसियर के समय पर बना। उड़ीसा का नायब यानी डिप्टी गवर्नर इसने अपने दामाद सुजाउद्दौला को बनाया। सन 1719 में इसने उड़ीसा जो क्षेत्र था इसको बंगाल में मिला लिया। और इजारेदारी प्रथा का जनक जो था इस समय पर वो फर्रुखसियर हुआ। इजारेदारी क्या होता है? इजारेदारी होती थी कि भूमि को ठेके पर दे देना। जैसे मान के चलो आपके पास खेत है और आप खेती नहीं कर रहे हैं, आप उस खेती को किसी के एक वार्षिक किराए पर दे देते हैं या नहीं? आपके गांव में देते होंगे बहुत सारे लोग किराए पर। बोलेंगे तो आप कहेंगे हाँ जी भैया ऐसा होता है, तो यही इजारेदारी है, ठेके पर। मृत्यु इसकी 1727 में हो गई। जो इसका दामाद था सुजाउद्दौला, जिसको इसने डिप्टी गवर्नर बना रखा था, वही अगला नवाब बनता है। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया था, बंगाल का दूसरा नवाब कौन था? सुजाउद्दौला मोहम्मद खान। पढ़ने की बाकी जरूरत नहीं है, बस नाम याद रख लेना। इसने 1732 में बिहार को बंगाल में बुला लिया, जैसे कि मुर्शिद कुली खान ने उड़ीसा को मिलाया 1719 में। ओके। तो इसका जो सूबेदार बनाया इसने, अपना अपना जो कमांडर बनाया इसने अलीवर्दी खान को बनाया। इसके समय जो बैंकर थे वो थे सेठ आलमचंद, जगत सेठ और फतेह चंद। जो सेठ आलमचंद है, इन्हीं की उपाधि हुआ करती थी आपका, जो सॉरी, जगत सेठ की उपाधि हुआ करती थी आपका रे रायन। सरफराज खान की बात करते हैं। सरफराज खान ये तीसरा हुआ। तीसरा, इसको क्या बोलेंगे, 1740 में गिरिया के युद्ध के लिए जाना जाता है। गिरिया के युद्ध के लिए किस किस के बीच हुआ? अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच में। इसमें सरफराज खान का साथ दिया जगत सेठ और हाजी अहमद ने। और सरफराज खान क्या करता है यहाँ पर, आपका जो नासरी वंश का खात्मा करने वाला व्यक्ति रहा।
जिसको हैदर जंग के नाम से भी हम जानते हैं। तो इससे वॉर किसका चल रहा है आपका, क्या बोलेंगे, अलीवर्दी खान से। अब चूंकि अलीवर्दी खान जो यहाँ पर विजेता साबित होता है, इस युद्ध के बाद में विजेता साबित होता है, तो अलीवर्दी खान ने क्या किया, अलीवर्दी खान अब चूंकि जो बंगाल क्षेत्र था वो मुगलों के अधीन था, यस और नो बताएंगे। मुगलों के अधीन था तो आप कहेंगे हाँ जी भैया बिल्कुल बोलेंगे। तो इसने क्या किया, इसके समय पर मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल बताओ, 1719 1748 मैंने बताया था। तो रंगीला के समय इसने क्या किया कि भैया इकट्ठा पैसा ले लो और घोषणा कर दो कि मैं तुमसे स्वतंत्र हूं। रंगीला इस बात के लिए मान जाता है, इसने कहा मुगलों को जो हम नजराना देते हैं यानी गिफ्ट वगैरह बहुत सारी चीजें जाती थी, टैक्स जो है वो सब बंद होगा, इकट्ठे 20 करोड़ रुपए लो। रंगीला को 20 करोड़ रुपए देकर आधिकारिक घोषणा करवाई कि मैं वास्तविक नवाब हूं। उन्होंने बोला ठीक है भैया ले लो। इसके समय अलीवर्दी खान के समय मराठों का आक्रमण हुआ। अब मराठे बहुत पावरफुल थे इस समय पर, आपको याद होगा कि अगर हम इस दौर की बात करें तो बाजीराव प्रथम 1720 से 40 मैंने आपको बताया था, 1720 से 40, तो 1740 में तो मराठा शक्ति अपने चरम पर थी, सब जगह उसका प्रभाव था पूरे देश में। तो इसने क्या किया, उड़ीसा जो है, उड़ीसा मराठों को दे दिया प्रभाव में आकर के उनके, और संधि की, और साथ में कहा कि मैं तुमको 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ दूंगा। मुगल दो कर लेते, आपका मराठा साम्राज्य के समय दो कर प्रचलित थे, एक तो आपका चौथ 1/4 था, और एक कर और लिया जाता था जो 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा लिया जाता था। उसका नाम आप मुझे बताएं, उस कर का क्या नाम था। रघुजी भोसले थे मराठाओं की तरफ से जिनके साथ संधि हुई थी, और 12 लाख रुपए चौथ ये देंगे। क्योंकि अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला, इसका छोटी बेटी का पुत्र, तो बेटी का पुत्र क्या लगेगा बताएंगे भाई फटाफट से। बेटी के पुत्र को क्या कहेंगे, यानी इसका अपना बेटा तो है नहीं, तो इसने अपने नाती को बंगाल का नवाब घोषित किया। अलीवर्दी खान का कथन यूरोपियों को कहा था उसने, मधुमक्खी है, इसने कहा था अगर तुम इनको छेड़ोगे तो ये काटेंगी, और अगर नहीं छेड़ोगे तो ये तुम्हें शहद देंगी। ये ऐसे डील करता था यूरोपीय लोगों के साथ में। लेकिन इसकी बेटियां जो थी, अब एक बेटी के बेटे को तो इसने बंगाल का नवाब बना लिया, लेकिन होगा क्या। बहुत बढ़िया शिवानी सिकरवार ने आंसर दिया है, 1/10 सरदेश मुखी लिया जाता था, बहुत शानदार। अलीवर्दी का जो कथन था वो उसने कहा था यूरोपीय जो है वो मधुमक्खी हैं। इसकी बेटी मेहरुन्निसा, घसीटी बेगम जिसका दत्तक पुत्र था मुराउद्दौला, कौन, मुराउद्दौला। मैमुना बेगम उसका बेटा था शौकतगंज। अमीना बेगम इसका बेटा था सिराजुद्दौला। अब अमीना बेगम के बेटा तो घोषित हो गया है आपका नवाब, तो इसकी जो दो बेटी और है मैमुना बेगम और मेहरुन्निसा, क्या ये नाराज नहीं होंगी दोनों, बोलिए हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ। तो ये भी प्लानिंग करने लग गई सिराजुद्दौला के खिलाफ में कि भाई सिराजुद्दौला कैसे भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन सिराजुद्दौला जो 1756 से 57 रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 साल रहा, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था इसने। सिराजुद्दौला का विरोध किसने किया, घसीटी बेगम, एक ग्रुप बन गया, इसकी मौसी थी मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ जो सेठ लोग थे, अमी चंद, शौकतगंज जो इसकी मौसी का लड़का, ये सब इकट्ठे हो गए एक ग्रुप में। 1756 में मनिहारी वॉर में जब शौकतगंज को मारा गया, यानी कि एक उत्तराधिकारी तो यहाँ खत्म हो गया। फिर आपको याद होगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक सप्तवर्षीय युद्ध चला था, जिसमें हमने आपको बताया था तीसरा कर्नाटक वॉर 1758 से 63 भी चला। इसमें क्या होता है, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को किलेबंदी बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, और जगह जगह जाकर के ये अपने अड्डे बनाते थे, व्यापारिक अड्डे बनाते थे अंग्रेज और फ्रांसीसी। सिराजुद्दौला ने ये देखा बंगाल में ये हो रहा है, तो उसने आदेश दिए अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसी तो चालाक थे, उन्होंने बात को समझ गए, उन्होंने बात मान ली। अंग्रेजों ने अपनी किलेबंदी नहीं रोकी, तो इसने अंग्रेजों को बहुत पीटा। 4 जून 1756 सिराजुद्दौला कासिम बाजार पहुंचा बंगाल में। 16 जून को उसने कलकत्ता पर आक्रमण किया, जो अंग्रेज फैक्ट्री बना रहे थे वहां, अड्डे बना रहे थे, उनके ऊपर अटैक कर देता है जाके। 20 जून 1756 कलकत्ता अंग्रेजों से छीन लिया, और कलकत्ता का नाम उसने कर दिया अलीनगर। बहुत बार पूछा जाता है सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम क्या कर दिया था। 20 जून को क्या होता है, बहुत सारे अंग्रेज थे वहां पर, आपका 146 लोग थे,
उसने उन सबको 18 बाई 14 फीट के कमरे में बंद कर दिया। 18 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा, उसमें 146 आदमी। सुबह को दरवाजे खोले, 23 जिंदा बचे, बाकी सब मर गए, 123 मर गए। इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कहते हैं, जो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ में की। अच्छा, हमारी बात नहीं मानोगे, चलो तुम्हारा ही इंतजाम करते हैं। इस तरह से अब अंग्रेजों को इस बात के बारे में पता चलता है तो अंग्रेज तो सारी चालाकियां करते हैं। वो कहते हैं कैसे यार, सिराजुद्दौला तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की चीज़ है। तो फिर इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू की कि सिराजुद्दौला को कमज़ोर कैसे किया जा सकता है। तो सिराजुद्दौला के जितने भी लोग थे उनको अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया। तो 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और क्लाइव, क्लाइव कौन है, अंग्रेज अधिकारी है। ये ऐसा युद्ध है जो एसएससी के हर एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रख लेना, इसकी डेट भी मत भूल जाना। और किस किस के खिलाफ, सिराजुद्दौला और क्लाइव। इसमें क्लाइव की जीत हुई। सिराजुद्दौला के जो सैनिक थे मीर जाफर और मीर मदान, इन्होंने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। मीर जाफर को तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह कह दिया कि तुम अगर कैसे भी करके सिराजुद्दौला को हरवा देते हो, सिराजुद्दौला को हरवा देते हो तो हम जो है तुमको अगला बंगाल का नवाब बनाएंगे। अब वो सेनापति था, बिच गया, खुद को बेच दिया उसने। सिराजुद्दौला के साथ ऐसी स्थिति आ गई, उसको मैदान से ऊंट से भागना पड़ा। कैसे भागना पड़ा, ऊंट से, ऊंट लेकर के भागना पड़ा। ऊंट से भागा था, ऊंट से, मैदान से। इसी युद्ध को माना जाता है कि अंग्रेजों की कामयाबी है और भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत, स्थापित करने की शुरुआत इसको कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया एक बात बताओ, ये तो शुरुआत हो गई, अंग्रेजी राज स्थापित जो हुआ वो बक्सर के युद्ध से हुआ, बक्सर के युद्ध से। बंगाल में भागीरथी या हुगली नदी के किनारे ये हुआ था। इसके बाद इन्होंने मीर जाफर से जो प्रॉमिस किया उसको निभाया, लेकिन मीर जाफर एकदम अयोग्य व्यक्ति था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको हटा दिया, बोले तुझको पेंशन देते रहेंगे तो साइड हो। मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद था, एक योग्य व्यक्ति था, अंग्रेजों ने अगला नवाब उसको बनाया। इसके साथ में अंग्रेजों ने मुंगेर की संधि हुई और राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर अर्थात बिहार क्षेत्र में स्थापित हो जाती है। लेकिन मीर कासिम योग्य व्यक्ति था तो उसने अपनी शक्तियां बढ़ानी शुरू की। अंग्रेजों को ये एहसास हो गया कि यार इससे सही तो फिर मीर जाफर है, कम से कम अयोग्य है, हमारे हाथ की कठपुतली तो है। उसने खूब पैसा दिया मीर जाफर ने अंग्रेजों को टैक्स के रूप में, बर्तन बेचने पड़ गए, ऐसी स्थिति आ गई बंगाल के किलों में, सब कुछ अंग्रेजों ने उसके ऊपर थोप दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, मीर कासिम की योजनाओं के बारे में जैसे ही पता चला कि वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है अंग्रेजी शासन के खिलाफ, तो उन्होंने वापस से मीर जाफर को फिर बना दिया, मीर जाफर को। अब इससे मीर कासिम ने बोला अच्छा तुम हमको हटाओगे। तो बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गंगा नदी के तट पर बिहार में लड़ा गया। सब कुछ पूरा पढ़ना, बक्सर का युद्ध सारा, यहां से बार बार क्वेश्चन आएगा, आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा श्योर। गंगा नदी किनारे बिहार में हुआ, क्योंकि बक्सर बिहार में है। अंग्रेजी शासन के स्थापना की वजह इसको माना जाता है। मीर कासिम की जगह इन्होंने नजमुद्दौला को नवाब बनाया इस युद्ध के बाद में। इस युद्ध में दो पक्ष कौन से थे, एक तो हेक्टर मुनरो और एक था मीर कासिम बंगाल का। मीर कासिम जो बंगाल का था, उसने बाकी भारत के राजाओं को भी न्योता दिया। उसने कहा कि भाई यही वक्त है, यही वक्त है भैया, हमें जो आप प्रैक्टिस सेट में टारगेट टारगेट याद रखने, टॉपिक मैं देता हूँ वो पढ़ने या नोट से पढ़ रहे हो ना आप, प्रैक्टिस सेट किया ना कल, प्रैक्टिस सेट 15 तैयार रखना और उन 15 में जो टारगेट मैंने दिए उस हिसाब से रिवाइज करते चलो। मैंने उसी हिसाब से उनको आपका सेग्रीगेट किया है ताकि स्कोर इंप्रूव हो पाए। तो क्या बोलेंगे, हेक्टर मुनरो ये जीत गया था। मीर कासिम ने भारत में अवध का जो नवाब था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, उसको बुलाया, ए यार अंग्रेजों को पीटेंगे, आओ ना मेरे साथ। उसने कहा ठीक है। ताहलम द्वितीय ये मुगल सम्राट था, जिसको मैंने कहा था तीसरा सबसे लंबा शासनकाल था, 1760 से लेकर के 1806 तक, 46 वर्ष तक ये भी रहा था। इसको भी कहा यार तुम मुगल इतने पावरफुल थे, अंग्रेज तुम्हारे सामने भारत में इस तरह से राज कर रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ हो। ये बेचारे भी मिला लिए, लेकिन इस युद्ध में इनकी हार हो जाती है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनके साथ इलाहाबाद की संधियाँ की। इलाहाबाद की संधि तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि है। पहली संधि कब हुई, दूसरी संधि कब हुई। दूसरी संधि क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में गई। बोला तू देगा भाई साथ इसका बंगाल के नवाब का, अवध के सुजाउद्दौला। उसने कहा भैया गलती होगी, कोई बात नहीं,
तुम्हारा जो इलाहाबाद का किला ये देंगे हम शाह आलम को, क्योंकि मुगल सम्राट से एकदम से बिगाड़ना भी नहीं चाहते थे, कहीं पूरे भारत में विरोध आ जाए। और 50 लाख रुपए युद्ध का खर्चा तुम दोगे जो बक्सर के युद्ध में हुआ है। बोला जी बाबू जी। इधर इससे बोला शाह आलम से, हाँ जी मुगल सम्राट, ठीक है, बंगाल बिहार और उड़ीसा में हम करेंगे व्यापार, और वहां जो टैक्स का कलेक्शन होगा वो हमको मिलेगा। टैक्स कलेक्ट वहां से हम करेंगे, सारे पैसे की जो गाही होती है वहां के, उसको हम करेंगे। उसने भी कहा, हारा हुआ था बेचारा, क्या करता है। तो इससे अधिकार भी ले लिए और इसको एक इलाहाबाद का किला गिफ्ट भी करवा दिया, खुद कुछ नहीं दिया। इधर सुजाउद्दौला को भी कमजोर किया और इसको थोड़ा सा मुनाफा दे करके इससे भी अधिकार इसके छीने। तो इसको बोलते हैं एक तीर से दो निशाने। इसी को दो संधियां कहते हैं इलाहाबाद की। डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं। तो नजमुद्दौला को बना दिया, फिर कुछ नहीं है। शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक हर्जाना देना होगा। नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए दिए अंग्रेजों ने कि भाई तू हमारे हाथ की कठपुतली है, और ये 53 लाख रुपए हम तुझे दे रहे हैं जिलामत के लिए, यानी कानून और न्याय व्यवस्था के लिए। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ऐसा था, इसका मतलब ऐसा हुआ, सर वो जो जीएस प्रैक्टिस सेट के टारगेट है एक दिन में कैसे पूरा करें। अब तक क्या मुर्गी पालन कर रहे थे, ये कुक्कुट पालन कर रहे थे, ये पशु पालन कर रहे थे। अरे एक दिन में टारगेट क्या वो, उसको तुम चार चार छह छह बार अब तक पढ़ चुके होगे। प्रैक्टिस सेशंस में मैं पढ़ा चुका था, यकीन में आप पढ़ चुके होंगे पहले में, उससे पहले भी तैयारी की होगी, नहीं होगी तो अब की होगी। कभी तो पढ़े होंगे, 5-5 मिनट के टॉपिक नहीं है वो सारे। जो अच्छे से पढ़ लेता है वो ऐसे स्कैन करते हुए चला जाता है, स्कैन। अभी तो टारगेट हम और ज्यादा देंगे आपको। हाँ, बैठे बैठे नौकरी पाना चाहते हो, कोई कोई तो ऐसा होता बुद्धू एकदम। सर कहाँ पर मॉट टेस्ट कहाँ पर मिलेगा? मॉट टेस्ट, मॉट टेस्ट बेटा एप्लीटेटन पे मिलेगा। एप्लीटेटन पे ढूंढो उसको, ठीक है, वहां मिलेगा मॉट टेस्ट। अरे क्लास कर लो चुप। आगे आएंगे। कानून और न्याय व्यवस्था के लिए ये क्यों दिया इन्होंने? ये इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि ये चाहते थे कि भाई कल को कानून व्यवस्था मेंटेन होगी, तो लोगों को अगर कोई समस्या हुई तो वो किसका नाम लेंगे? नजमुद्दौला का। हम इससे मुक्त हो जाएंगे और नाम आएगा कि भाई ये सारे जो है नजमुद्दौला की वजह से काम हो रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने खुद से पंगा छुटाया, पैसा खुद इकट्ठा करते थे, और ये सारा का सारा काम और जिम्मेदारी दे दी उन्होंने नजमुद्दौला, सीधे साधे व्यक्ति को। बंगाल में जो द्वैध शासन था वो रहा है 1765 से 1772 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डाइआर्की। द्वैध शासन या डाइआर्की क्या होता है? मैंने आपको बताया शासन कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। उगाही कौन करते थे? अंग्रेज करते थे। लेकिन कानून व्यवस्था कौन देख रहा है? बंगाल का नवाब। तो एक ही स्टेट पर रूल करने के लिए दो तरह की शक्तियां काम कर रही हैं या नहीं? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब भी। जब किसी जगह पर दो शक्तियां काम कर रही हो, इसी को हम द्वैध शासन कहते हैं, दो तरह से काम। फिर सैफुद्दौला, और अंतिम नवाब जो रहा वो मुबारक उद दौला रहा। तो बंगाल के नवाबों के बारे में एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करिए, देखिए सारे को। तो बंगाल के नवाबों के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, 8-7-10 पॉइंट है, आपको नहीं भूलने। ओके, ठीक है चाचू। अब आएंगे बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ये हमको देखने हैं। जब अंग्रेज बक्सर के युद्ध के बाद में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि मुगलों को उन्होंने हरा दिया, अवध के नवाब को हरा दिया, बंगाल के नवाब को, इकट्ठे तीन पावर को उन्होंने हरा दिया। अब तीन हार गए तो मुझे बताओ अंग्रेज एक बड़ी शक्ति बन के भारत में उभरे कि नहीं उभरे? आप कहेंगे हाँ जी। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। वेरी गुड। बंगाल का पहला गवर्नर था, इसको बोलते रॉबर्ट है, विलियम की मौसी। रॉबर्ट है, इसका नाम है विलियम बेंटिक। रॉबर्ट है, विलियम की, ई फॉर कैनिंग, मो फॉर माउंटबेटन, सी फॉर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। रॉबर्ट है, विलियम
की मौसी, बोलो रॉबर्ट है। तो पहले अंग्रेज बंगाल क्षेत्र में आए तो उन्होंने अपना गवर्नर बनाया, किसको? क्लाइव को। जब इनका क्षेत्र बढ़ गया, बंगाल में बिहार उड़ीसा ये सब आ गए, तो इन्होंने बंगाल का बना दिया गवर्नर जनरल, किसका? बंगाल का। वो 1773 में एक एक्ट हेस्टिंग्स को बनाया इन्होंने, एक्ट के माध्यम से। अब इनका क्षेत्र जब बहुत बड़ा हो गया, लगभग भारत में ये पहुंच गए, तो पूरे भारत का बना दिया इन्होंने गवर्नर जनरल को। ये बना बेंटिक 1833 के एक्ट से। और अंत में इन्होंने भारत का बना दिया वायसराय। जब 1857 में क्रांति हो गई थी, तो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से उसकी शक्तियां छीन ली गई थी। महारानी ने ये कह दिया था कि भाई रूल हम अपने तरीके से करेंगे। तो जो कैनिंग है वो 1858 के अधिनियम से, 1858 के अधिनियम से। सर हिस्ट्री को जल्दी जल्दी करवा दीजिए, फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, प्रॉमिस टू यू। हम 13-14 तक इसको कर लेंगे लास्ट, इससे पहले ही हो सकता है, ठीक है? निश्चिंत, हम आपको बताएंगे एक बार सारा, बोलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। राहुल मलिक, बहुत शानदार। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल 1947 में कौन बना? माउंट एबेटन, जब सत्ता हस्तांतरण की बात थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? वो सी राजगोपालाचारी बने थे। इनमें से पूछे जाते हैं। अब एक हमको देखना है किस गवर्नर जनरल के समय पर क्या काम हुआ था। पहले बंगाल के गवर्नर रहा रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका समय देखना, जिसका मैं बताऊं उसका समय याद रखना है, बाकी किसी का नहीं। ये 1743 में भारत आया था, ठीक है, एक क्लर्क के तौर पर आया। फिर मैंने आपको बताया था कर्नाटक युद्ध में इसकी क्या उपयोगिता और डिसीजंस रहे, बोलेंगे जी। 1743 में ये भारत आया और भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता इसको कहा जाता है। इसके समय पर प्लासी का युद्ध हुआ। देखो ये सब वो घटनाएं आएंगी जो हम आगे पढ़ेंगे। इन घटनाओं के बारे में अभी विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, ये सब घटनाएं आगे आएंगी, अभी सिर्फ हमने कैटेगरी बनाई है। बंगाल में द्वैध शासन किसके समय पर लागू हुआ? क्लाइव के समय पर। याद रखना कलाई कितनी होती हैं? दो होती हैं। प्लास में भी क्या होता? प्लास देखा है जो कसने वाला रहता, पकड़ने वाला, उसमें भी दो होती हैं। तो क्लाइव, कलाई कलाई भी दो होती है। ये क्लाइव के समय की घटना है। बंगाल में जो द्वैध शासन लगा, इसका मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व जो इकट्ठा करेंगे, जो पैसा इकट्ठा करेंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी इकट्ठा करेगी। और जो निजामत है यानी प्रशासनिक काम, रक्षा, कानून, ये बंगाल के नवाब को दे दिए गए थे। मुझे बताओ बंगाल के नवाब को इस काम के लिए, फटाफट से, फटाफट से आंसर करें। सर मेरा कल का टारगेट एकदम से पूरा है। बहुत शानदार आप साथी, बहुत शानदार छात्र आप हैं, आप कमाल करके आओगे। सर संडे को भी क्लास करिए। हाँ करेंगे, संडे बोला ना, लगातार होंगी क्लास। नो संडे नो सैटरडे, नो मंडे नो वेडनेसडे। क्या बोलेंगे? प्रशासनिक, रक्षा, कानून और विषय बंगाल के नवाब को जिम्मेदारी मिली लेकिन अधिकार नहीं दिए उन्होंने। तो द्वैध शासन का जो जनक था वो था लियोनस कार्टियस। कौन था? इसने एक बुक लिखी है डायर की, उसमें इस व्यवस्था को बताया गया है। लॉविस ने सबसे पहले आंसर किया है भैया, 53 लाख रुपए दिए गए थे। 53, सबका आंसर 53 आया। बस एक साथी मोहम्मद जावेद है, उनका आंसर आया 15,000। बेटा किसी के ख्यालों में डूबे हो? क्लास सुबह सुबह जो बता रहे हैं, सुबह सुबह तो मेमोरी बहुत साफ होती है। बाकी सबका ये आया, इन भैया का लगाया है बस। दीवानी के लिए अंग्रेजों ने क्या किए? दो उपदीवान बनाए थे। मोहम्मद रजा खान बंगाल क्षेत्र के लिए, राजा सिताब राय ये बिहार क्षेत्र के लिए बनाए। द्वैध शासन के कारण क्या थे? अंग्रेज क्यों करा रहे थे जी द्वैध शासन?
हेलो 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 हेलो। द्वैध शासन से मुक्ति, वो द्वैध शासन के कारण क्या थे? भाई एक तो अंग्रेज उत्तराधिकार, जो उत्तरदायित्व था उससे बच रहे थे। क्यों? क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होगी तो जनता किससे कहेगी? जनता किससे कहेगी बताएंगे फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया जनता कहेगी आपका सारी की सारी जो व्यवस्था कर रहा है आपका बंगाल नवाब से। विद्रोह का डर हो गया, लाभ जो है वो प्राप्त होता रहेगा। द्वैध शासन के परिणाम क्या हुए? बहुत ज्यादा इन्होंने वसूली की तो भ्रष्टाचार को जन्म मिला। कुर्सी और उद्योगों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। श्वेत विद्रोह हुआ 1766 का। भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। ठीक है, जब ध्यान नहीं जाएगा खेती की तरफ। भयंकर अकाल 1770 के परिणाम ये हुए कि उस समय पर चेचक की बीमारी और फैल गई, खाने को लोगों के पास में नहीं था, तो 1 करोड़ लोग मारे गए। और अंग्रेजों ने बिल्कुल संवेदना नहीं रखी हमारे 1 करोड़ लोगों पर, बल्कि 10% एक्स्ट्रा टैक्स और लगाया। इसके वजह से एक सन्यासी विद्रोह देश में हुआ, जिसको दशनामी नागा के द्वारा आयोजित कहा गया। सन्यासी लोग अंग्रेजी शासन के खिलाफ आ गए। आज हमारे देश में कोई अंग्रेजी शासन के खिलाफ नहीं होता, सब उनकी तारीफें करते घूमते हैं। आज हमारे देश में ये हालात हो चुके हैं कि कोई सच को सच कहने को तैयार नहीं है। सच को सच कहने को तैयार नहीं है, बस दिमाग कैप्चर हो चुके हैं सबके। अब लोगों के अंदर वो हिम्मत नहीं बची है भगत सिंह वाली, जब वो फांसी के तख्ते को भी झूल जाएं लेकिन विरोध करें। सन्यासी विद्रोह, दशनामी नागा और गिरी समुदाय, इसका जिक्र आनंद मठ जो बुक है 1882 में उसमें किया गया है। और आनंद मठ बुक के लेखक जो हैं वो बंकिम चंद्र है। बंकिम चंद्र बंगाली भाषा की ये पुस्तक थी। नोट: के एम पणिक्कर ने क्लाइव के शासन को डाकुओं का राज्य कहा है। इनके दौरान पे आपका दादा भाई नौरोजी, हालांकि उन्होंने 1901 में बुक लिखी थी, लेकिन इस समय जो पैसा देश से निकाला अंग्रेजों ने, इसको बोलते धन बहिर्गमन का सिद्धांत। यानी हमारे देश का ये पैसा कैसे लेके गए थे। तो ड्रेन थ्योरी और ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत है। दादा भाई नौरोजी जानते हो, एक एक्टिविस्ट रहे थे। गांधी जी के भारत आने से पहले इन्हीं की बहुत चर्चा होती थी देश में। इनकी जो बुक है उसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपके एग्जाम में इस बार कई शिफ्ट में पूछी जाएगी, हर बार पूछी जाती है। ठीक है, ओके बॉस, मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। यहीं से शुरू करेंगे।